अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, पीटीआई ने 24 नवंबर की कॉल तो दे दी है एहतजाज की, जिसको अब फाइनल कॉल भी दे रहे हैं। और पहले जब पूछा गया था कि ये फाइनल कॉल है तो शेख फ़कात सकरम साहब कहते थे देखते हैं फाइनल होगी नहीं होगी, लेकिन अब वो कल भी हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये फाइनल कॉल है। और उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब ने खुद ये कॉल दी है। अब इंतज़ाम जो है वो इतलात यही हैं, ऑल्दो के पीटीआई काफ़ी हद तक डिनाइल स्टेट ऑफ डिनाइल में है, मगर कह यही रहे हैं कि इंतज़ाम जो है वो एक्चुअली बुशरा बीबी देख रही हैं, मीटिंग्स में भी वो होती हैं, पॉलिटिकल लोगों शख्सियात से भी मुलाकातें कर रही हैं, लीगल टीम से भी मुलाकातें कर रही हैं। और पूछने पे कहा यह जाता है कि बानी जो है पीटीआई हैं उनका पैगाम वो आगे पहुंचा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये एहतजाज यकीनन उन तमाम पिछले एहतजाज से मुख्तलिफ होगा। अब हुकूमत क्या इस एहतजाज को सीरियस ले रही है? हम सूरत हाल देखने में ये है कि शायद उस हद तक नहीं ले रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ सियासतदानों के यानी स्पेशली जो मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट, उन्होंने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र की बात कि हमारी वो ऑफ़र कायम है। ऐसे में हुकूमत पे ये फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो मुज़ाकरात का एक ऑप्शन रखे और ऑन बोर्ड ले, बजाय इसके कि सिर्फ आप इश्तियाल अंगेज़ आगे से बातें करें और उनको मज़ीद इश्तियाल दिलाएं और मुल्क के हालात ख़राब करें। क्या इरादा है पीटीआई का, ये कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन जो चीज़ें अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से आती हैं, सरप्राइज़ देंगे, धावा बोलेंगे, सर पे कफन बांध के निकलेंगे, नहीं वापस आए तो जनाजे पढ़ लेना, मतलब आप अपने वोटर और सपोर्टर को ही बता रहे हैं कि पता नहीं ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। ये डू और डाई क्या होता है? लेकिन मेरा ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट ज़रा चला दीजिएगा जो आज उन्होंने मीडिया से बात की है। सारे रंगबाज हैं समेत उसके जो है इमरान खान के, इतना ये डू और डाई वाला के मसला बना हुआ है तो इमरान खान के तीनों बच्चे भी आए, लीड करें। बुशरा बीबी भी जो अपने बच्चे बच्चियां जो हैं उनको लाए, वो भी लीड करें कि लोगों के बच्चे जो हैं उनको सड़कों पे आते हैं, उनको रोलते हैं सड़कों के ऊपर, और खुद इमरान खान के बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सियासी बयानात हैं, डेफिनेटली कौन इस चीज़ को सीरियस लेता है? और जब हुकूमत में आने के बाद आपका नज़रिया और आपके बयानात चेंज हो जाते हैं। जब आप जीटी रोड से पूरा नवाज शरीफ साहब का काफ़िला निकला था और उसमें कौन से नवाज शरीफ साहब के बच्चे यूके से आके उस तमाम कैंपेन में शामिल हुए थे, और मुझे याद है कि एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत भी वाक़ हुई थी और कहा गया था कि ये एक नज़रियाती कैंपेन का पहला शहीद है। तो ये तो सियासत है, इसी तरह मामला चलते हैं। बट अगेन डू एंड डाई वाली सिचुएशन से मुराद क्या है पीटीआई की, उस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इख्तियार वली खान साहब, पहले ज़रा सियासी तो बात करती हूँ, ये आपको कौन कोशिशें कर रहा है नून लीग से निकालने की? आपके खिलाफ पूरी कोई साजिश तैयार हो रही है? आपने एक ट्वीट की है, मैं उस तनाजुर में पूछ रही हूँ, क्या मामला है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच नादिया। ट्वीट इतनी ही ट्वीट है जितनी आपने पढ़ ली है, उस पर बाकी बातें जो है वो 24 के बाद करेंगे। वो फिलहाल उसको इतना ही ले लें जितना वो है। क्यों 24 के धरने में आपका क्या ताल्लुक है उस एहतजाज से? मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल फिगर हूँ और पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ फेडरल गवर्नमेंट का। तो अच्छा, मेरी कुछ ड्यूटीज है, कुछ जिम्मेदारी है, कुछ इनको दावत देंगे अपने भाइयों दोस्तों को, पीटीआई वालों को, कि आए बैठकर बात करते हैं। और क्यों आप इस तरह करते हैं कि जिस मतलब अगर आपने 24 को जलसा करना है तो जलसा तो इनका, नादिया दिस इज वेरी क्लियर और बड़ी ये आसान समझने वाली बात है कि जलसा होगा तो संगजानी जैसा होगा, लाहौर जैसा होगा, पेशावर जैसा होगा या पिंडी जैसा होगा, जलसा करके वापस चले जाएंगे। जब तक तो जलसा तो कहा ही नहीं इन्होंने, तो मैं वही कह रहा हूँ जलसा तो कहा ही नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब, मामला ये है कि जिस तरह से आप डू एंड डाई की बातें कर रहे हैं, इस एहतजाज की, धरने की, जो भी है, और इख्तियार वली खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जो अगर आपके जो टारगेट्स हैं वो तो अगर अचीव आपने करने हैं, वो पुरअमन अंदाज में होगा तो अचीव नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ब्लड शेड चाहिए। लेकिन जब आपके अपने लीडर्स ये बातें कर रहे हैं डू एंड डाई, क्या मुराद है आपकी डू एंड डाई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस मुल्क में अगर आइन कानून और इसकी अमलदारी होगी तो नजर आ जाएगी, क्योंकि हम सियासी लोग हैं और पुरअमन
तहरीक शुरू करना चाहते हैं। पहले भी हमने पुरअमन रहे हैं, हम हमारी तरफ से तो ना कोई गोली चली है ना कोई हमला हुआ है। हम आराम से यानी धरना देना ये कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले क्या इस्लामाबाद में धरने नहीं दिए गए? और धरने के अगर पुरअमन धरना देना है हमने, पुरअमन एहतजाज करना है, उसके रास्ते में अगर हुकूमत रुकावट डालेगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बनेंगे, हुकूमत के लिए भी बनेंगे। अकेला ये ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत यानी 70% से ज्यादा लोग इस वक्त इमरान खान के साथ अटैच हैं। तो अगर 70% ना निकले, 15-20% भी निकले, तो आप क्या ख्याल है कि क्या नहीं, मेरा तो छोड़े क्या ख्याल है, लेकिन मामला ये है कि जब आपके लीडर उठ के ये कहते हैं कि हमारी लाशें वापस आएंगी, हम मर भी जाएंगे तो नहीं वापस आए, हमारे जनाजे पढ़ा देना, हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे और सरप्राइज देंगे, दावा बोलेंगे, तो कौन निकलेगा? कौन मरने के लिए तैयार होगा? देखिए, ये सियासी बातें होती हैं, मोबिलाइज होता है, लोगों को मोबिलाइज करना होता है, लेकिन ये मरने के लिए, मारने के लिए से होती है। देखें, ये इसलिए होती है कि इससे पहले जो धरने दिए हमने, वो हमारी हिकमत अमली होती थी, लोगों को तैयार करना होता था। वहां पे हम चले गए, आपने देखा डी चौक में इन्होंने कहा ब्लड शेड होगा, हम नहीं रुके। उसके बाद इनके प्रोपेगेंडा देखे गवर्नमेंट का, यानी हमने तो पुरअमन एहतजाज किया ना, पुरअमन एहतजाज कर लिया, वापस आ गए, लेकिन उसके बाद इनका प्रोपेगेंडा, ये तो डर गए। तो अब ये इसलिए ये जो है ना हमारी लीडरशिप की तरफ से बातें हो रही है कि इस दफा न डर है न खौफ है, आपने क्या करना है आप कर लें, हम पुरअमन एहतजाज करें। और आपके टारगेट्स क्या हैं सर? कोई एक बता दें ताकि इख्तियार। देखें, आप एक बात याद रखें, जब तारीखें चलती हैं, कामयाब तारीखों में टारगेट नहीं देखा जाता, कामयाब तारीखों में जज्बा देखा जाता है। अरे नहीं, टारगेट से मुराद क्या मुतालबात हैं? मतलब कोई नहीं, मुतालबात तो बड़े सिंपल है। मतलब ये कि जो आईनी तरामीम हुई हैं, गलत तरीके से हुई हैं, जिसने पूरे सिस्टम को लपेट के रख दिया, वो सिस्टम वो वापस होनी चाहिए। ओके, 26 से आईनी तरमीम रोल बैक की जाए। जो सियासी लोग बेगुनाह जेलों में हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, वो सारी चीजें हैं, और जो मैंडेट चुराया गया है वो मैंडेट वापस किया जाए, और इंशाल्लाह होगा। ये आप देखेंगे, ये इसी तहरीक के नतीजे में होगा। देखिए, ये हुकूमत जो है, चले मुझे इनसे बात करने दें। ज्यादा देर तक वैसे भी नहीं टिक सकती। चलें, ये तो वक्त बताएगा कि इख्तियार वली खान साहब ज्यादा देर तक ये हुकूमत वैसे भी नहीं टिक सकती, ये तो उन्होंने दावा किया है शौकत यूसुफजई साहब ने। लेकिन जो इनके मुतालबात है, आप मुज़ाकरात की दावत आप तो दे रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने पहले सारा कुछ इनको कर दिया, कच्चा पता नहीं क्या क्या बोल दिया, फिर आखिर में जी हमारी ऑफर जो है वो अभी भी वैलिड है। सर, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते, हुकूमतों को एक कदम पीछे हटना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, कंफर्ट जोन में लेकर आना पड़ता है, कुछ ऐसे इक़दामात करने होते हैं, उसके बाद आप मुज़ाकरात की टेबल पे किसी को बिठाते हैं। ऐसे मुज़ाकरात होते हैं? क्या चाह रहे हैं आप लोग? सबसे पहले कोई भी कामयाब डायलॉग के लिए इनको अपनी पार्टी के लीडर पर एतमाद करना होगा। इमरान खान को स्पेशली जो उन्होंने चेयरमैन बिठा के रखा हुआ है, वो बेचारा सो कॉल्ड ही है कि उस पर उनको एतमाद नहीं है। जो इनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा साहब, उन पे एतमाद नहीं है, अपने पार्लिमानी लीडर पे नहीं है, किसको एतमाद नहीं है? अपोजिशन इमरान खान को। अगर उनको एतमाद हो तो वो हमारे साथ बैठे। आपने खुद देखा 26 आज उनको फोकल पर्सन बनाया, इन तीनों को एतमाद नहीं होता तो इन तीनों को फोकल पर्सन कैसे बनाते सर? नादिया उमर अयूब साहब को, मुझे सलमान अकरम राजा साहब को। आपने देखा जब 26वीं आईनी तरमीम मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पीटीआई वहां पे खड़ी थी कि हम इसके ड्राफ्ट के एक एक लफ्ज के साथ हम मुत्तफिक हैं, बट ये हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है कि हम इनको वोट नहीं दे सकते। ठीक है, होती है पॉलिटिकल मजबूरी, इसमें तो कोई बात नहीं है। मेरा देखिए, वो छोड़ देना, सबकी होती है, आपकी भी होती है, हर जमात की होती है। मेरा मतलब सर इतना सा बताएं कि आप लोग जी नहीं, आप लोगों की तरफ से कोई फॉर्मल इनविटेशन कब दिया गया मुज़ाकरात का? कब कोई बात की गई? कब आप लोग को ऊपर से और इश्तिहार देने वाले आपके वज़रा बातें कर रहे होते हैं? नादिया मिर्जा, आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनको 3 बार मुज़ाकरात। अरे भाई, वो सब पुरानी बातें हैं जिनको आप अभी मुझे गिनवा रहे हैं सर। अच्छा, कब तक आप लोग माजी में रहेंगे? अगर आप ये कह रही हैं कि मतलब आज की ताजा इनविटेशन क्या है, तो आज ख्वाजा आसिफ ने दे दी है कि हमारी ऑफर वैलिड है, तो और अभी इसके बाद अगर ताजा देखनी है तो मैं कह रहा हूं ठीक है, फिर आप आ जाइए। लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, जब तक इनके एहतजाज में
इंतशार नहीं होगा, ब्लड शेड नहीं होगा, तो इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। और इनका टारगेट ही यही है। ये मांगते हैं गवर्नमेंट इस्तीफा दे। इनसे पूछे तो भाई अगर ये है तो आप उसको काउंटर करें, आप ऐसे हालात कर दें कि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। शौकत यूसुफजई साहब, अब मुझे ये बताएगा कि पिछले हमने धरने देखे, पिछले हमने एहतजाज देखे, आप लोग अक्सरियत जो है वो इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकी थी। केपी से आप कुछ भी करके ले भी किसी तरह से आएंगे, पंजाब से किस तरह से लोगों को निकाल पाएंगे और क्या गारंटी देंगे कि ये पुरअमन रहेगा? तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना नाज़िर साहिबा के, देखें ये हुकूमत सियासी नहीं है। क्या एहतजाज करना जुर्म है? आप मुझे बताएं कि हम जब आ रहे थे, पुरअमन आ रहे थे और आपने देखा कि हम आ भी गए थे डी चौक। अगर हमारा मकसद कुछ और होता तो लोग तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारा मकसद तो कुछ भी नहीं था ना, डी चौक पर एहतजाज करना था और पुरअमन। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने मोटरवे खोदी, इन्होंने फायरिंग की, डायरेक्ट लोगों को जख्मी किया, शेलिंग की, तो ये दोबारा फिर करेंगे। एग्जैक्टली यही मैं भी कह रही हूँ, ये तो फिर करेंगे, फिर आप नहीं आएंगे। तो इस दफा तो ये था ना कि पहले तो हम ये होता था कि हम, हमारा टारगेट होता था कि हमने वहां पहुंचना है और ये फैसला होना था पार्टी का कि जी वहां एहतजाज करके अपने को और कुछ नहीं करना है, पुरअमन वापस आना है। अब हमने पुरअमन धरना देना है। अब ये हमें लाठीचार्ज करे या गोलियां बरसाए, इसलिए हम कह रहे हैं कि या तो हुकूमत सियासी बने या फिर लाठी गोली उसकी सरकार बने। तो जो इनकी मर्जी, इनकी अपनी मर्जी है, फिर उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। चले, आपने आना है और सियासी लोग हैं, पुरअमन तरीके से आएंगे, पुरअमन तरीके से बैठेंगे, अपना जो आईनी कानून और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बैठेंगे, बिल्कुल गैर मुअय्यना मुद्दत। चले, इख्तियार वली खान साहब, अब आप जरा मुझे बताएगा कि इस दफा भी वही होगा कि इनको भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी, या कहेंगे कि ठीक है एहतजाज करने आ रहे हैं, आए जी करें? नादिया, इनको फ्री हैंड देंगे अगर ये अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने आएंगे। लेकिन अगर इनके हाथ में जिस तरह पिछली दफा क्लाशनकोफ थी, इनके पास मवाद था, इनके पास रेस्क्यू की गाड़ियां थी, क्रेन्स थे, और ये पिक्चर पोर्ट्रे करेंगे कि हम वफाक की हुकूमत पर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चढ़ाई कर रही है, तो फिर इनको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा जिस तरह रियासत को जवाब देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर इन्होंने ये काम शुरू कर दिए कि जनाजे हमारे पढ़ लो, हम मर के आएंगे, हमारी लाशें आएंगी, कफन लाएंगे, जिस तरह उन्होंने पहले डी चौक में कब्रें खोद के कफन पहन लिए थे, वो वाली बात होगी। और ये जमहूरी रियासतों में और माशरों में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप किसी कैदी को छुड़ाने के लिए लश्कर लेके जाओ, बोलो कि जी ये हमारे हवाले कर दो, इलेक्शन को जो है कलअदम करार दे दो। नो, ये पंजाबी फिल्मों में हो सकता है, ये कहीं भी मज़ाहिया फिल्मों में हो सकता है, जमहूरी माशरों में इस तरह नहीं होता। और पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक बिल्कुल नहीं है। रेस्ट एश्योर, अगर आप जमहूरी कुव्वत और पार्टी बनकर आएंगे, यू विल बी वेलकम। और अगर आपने नहीं, एक सेकेंड सर, उसकी एक सेकेंड सर, माजरत के साथ, आई एम सॉरी इख्तियार वली खान साहब, माजरत के साथ, ये तो आप कह रहे हैं ना कि हम फ्री हैंड देंगे, अगर कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, खंदकें खुद जाती हैं, कीले फेंक देते हैं मोटरवे पे आप लोग पहले से। मतलब आप एक रात पहले से उनके घरों पे छापे पड़ रहे होते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, खंदकें खुदती हैं, कंटेनर्स लगा लगा के पूरे शहर को आप ब्लॉक कर देते हैं। ये तो आप इंतजार भी नहीं करते कि ये आएंगे और किस मूड में आएंगे। हुकूमत इस दफा ऐसा ही होगा। एजेंसियां होती हैं, हुकूमत के पास इंटेलिजेंस एजेंसियां भी होती है, उनकी इंफॉर्मेशन भी होती है, और उनको बेस बनाकर आपको फिर हुकूमत को फैसले भी करने होते हैं। अब जो गवर्नमेंट में है उनको फिर पता होता है कि अब उन्होंने किस चीज़ को, जिन चीज़ों का आपको नहीं पता वो गवर्नमेंट को पता होता है कि अब किसकी नीयत क्या है, किसके पास असला है। आप क्यों भूल रही हैं कि अली अमीन की एक वीडियो और ऑडियो बड़ी मशहूर हो गई थी कि इतने बंदूकें ले आओ, इतने बंदे ले आओ। वो आपने अगर नहीं सुनी, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। इनके मामला जो है, इनके जो प्रीवियस कॉन्डक्ट है, दैट इज नॉट पीसफुल। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है, देखो ठीक है,
ठीक है, तो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप इसके लिए तैयार हैं कि हुकूमत का कहना यह है कि हम उसी तरह से रोकेंगे? राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे थे कि वो आएंगे तो आपको एक दफ़ा फिर शिकस्त होगी, और यही बात ख्वाजा आसिफ ने की। तो मेरा सिंपल सा एक सवाल है, टाइम भी कम है, कि ये धरना या ये एहतजाज, एक तो कहा जा रहा है गैर मुय्यन मुद्दत के लिए होगा, लेकिन पिछलों से कैसे मुख्तलिफ होगा? देखिए नाज़िया, पहली बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है, आप सारा मीडिया भी देख रहा है कि हमारी तरफ से कोई पत्थर भी नहीं फेंका जाता। ये चूंकि खौफजदा है, नहीं, वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती है कि आप लोग खून खराबा करने आते हैं ना है, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। इंटेलिजेंस क्या, हम सियासी लोग नहीं है क्या? हम सियासी वर्कर हैं, सियासी लोग हैं। अगर हमने कुछ करना होता तो कितनी मरतबा हम लाहौर भी पहुंचे, हम इधर भी पहुंचे। हमारा तो झगड़ा सिर्फ ये है कि ये कहते हैं आप उधर नहीं आ सकते, अटक से पार। भाई क्यों नहीं आ सकते? हमारा मुल्क नहीं है? आप लोगों ने पहले एहतजाज नहीं किया है, आप कौन सी रिवायत रख रहे हैं? सियासत खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, इख्तियार वली खान साहब आपका भी। और जानने की कोशिश यही कर रही थी कि अब जो एहतजाज है या जो धरना है वो पिछलों से कैसे मुख्तलिफ होगा। तो मुख्तलिफ थोड़ा सा अब शायद इस वजह से भी है कि मामला काफ़ी हद तक बुशरा बीबी के हाथ में है, और जो डू एंड डाई वाली है मामला, और जो क्लेम्स हैं, तो लेट्स सी इसमें ज़रूरत है कि हुकूमत थोड़ा सा होश से काम ले और बहरहाल मुज़ाकरात करें। लेकिन जो उनके मुतालबात हैं वो लगता तो नहीं है कि हुकूमत फ़िलहाल मानेगी या मान सकने की पोजीशन में। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इकॉनमी की क्या सूरत हाल है? वज़ीर ख़जाना ने बताया कि जो IMF है वो हैरान रह गई, और कि इतनी अरसे में आपने इतना बड़े काम कैसे कर लिए। तो ज़रा इस पे बात करेंगे, और क्या माशी जो बेहतरी बता रही है उसके असरात या समरात आवाम तक मिल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मामला ये है कि हुकूमती दावे हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत संभल गई है, पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है, पाकिस्तान सही पटरी पर चढ़ गया है। मैं तो हैरान थी वज़ीर ख़जाना साहब का ये बयान सुन के कि IMF हैरान है कि 14 माह में मईशत कैसे संभल गई। अच्छा चलिए, मैं मान लेती हूँ हुकूमती दावे, जबकि ऑल दो कि अभी जो रिसेंट हमारे पास आया है कि शेख खुर्दरोश में दीगर चीज़ों में एक दफ़ा फिर महंगी हुई है। बट अगर हम हुकूमती दावों को सही मान भी लें तो क्या इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी तक जा रहा है? क्या वो आम आदमी मुस्तफीद हो रहा है? पहले जरा सुन लेते हैं वज़ीर ख़जाना क्या कह रहे थे। हमारी बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू हुई विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। आपने 14 महीनों में ये टर्न अराउंड कैसे किया? तो जो समरात सामने आ रहे हैं और जो सामने आए हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आए, और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर अगेन मेरा सवाल वही है कि क्या इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे पड़ रहा है? क्या महंगाई हमें बता रहे हैं कि 38 से 7% पे चली गई है, जो हमारा पॉलिसी रेट है वो 22% से 15% पे आ गया है। तो एक आम आदमी आज किन हालात से दो चार है, और महंगाई को लेकर वो क्या समझता है? हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर हैं असद कियानी, उन्होंने आज आके एक संडे मार्केट में एक सर्वे किया, लोगों से बातचीत की। पहले ये छोटा सा देखते हैं, फिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, उनसे उनका एनालिसिस लेंगे। चलाइएगा ज़रा जी। मुल्क में महंगाई मुँह जोर है, लेकिन हुकूमती एदाद शुमार जो कुछ बता रहे हैं वो मामला कुछ और है। हम इस वक्त इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर आम आदमी इस्लामाबाद का, पिंडी का अपनी रोज़मर्रा की अशिया की खरीदारी के लिए आता है। अब मामला ये है कि एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ आवाम की जेब है। अब हमने देखना यह है कि किसका पलड़ा भारी है, आया महंगाई का या आवाम की जेब का। कोई महंगाई नहीं कम हो रही, बल्कि ज़्यादा हो रही है। 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं हर चीज़ के। आवाम तो बेचारी सारी ऐसे हो गई है जैसे कोई बिल्कुल कंगली और भूखी हो गई है। महंगाई तो वाकई बहुत है, हर चीज़ ही महंगी है ना। इवन के सब्जी भी 100 से अबव है, 100 से नीचे कुछ सब्जी नहीं है। कहाँ जाए बंदा? गरीब आदमी और मिडिल क्लास तो पिस के रह गया। उनके बच्चों की फीसें देते हैं तो खाने को कुछ नहीं है, जो खाने की करते हैं तो दवाइयों के पैसे नहीं है। हुकूमत कह रही है सब अच्छा है,
मेरे ख्याल में शायद हुकूमत की जो असेसमेंट है वो इस मार्केट से बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ मार्केट में जो आम मरा की जो चीज़ें हैं वो बड़ी महंगी हैं, बल्कि मिल भी नहीं। आप देखें टमाटर के रेट देखें, मार्केट के रेट, और जो यहाँ पे जो मिल रहे हैं मार्केट में तो है भी नहीं, मौजूद भी नहीं है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि चाहे दायरा छोटा हो या बड़ा, हर छोटे मुलाजिम की सैलरी 35,000 होगी, लेकिन इस पर अमल तो नहीं हुआ। पाकिस्तान का पहले कभी किसी दौर में नारा हुआ करता था पाकिस्तान जिंदाबाद, और अब पाकिस्तान का नारा होता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। महंगाई तो कम नहीं हुई, खैर सब्जियों का बाजार तो आज बहुत ज़्यादा गर्म है। प्याज का रेट चल रहा है वो भी तकरीबन 600 धड़ी चल रहा है। लाख से प्लस जिसकी आमदनी है उसके लिए भी मुश्किल है, और जिसकी बिल्कुल कम है, 50 से कम है, वो तो बेचारा बस दिन ही गुजार रहा है। आम तबके के लिए तो हुकूमत कहती है कि बहुत हम लोगों ने रिलीफ दिया है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, यहाँ आए तो हर चीज़ के रेट जो है आसमानों से बातें कर रहे हैं, सोच समझ के खरीदारी करनी पड़ती है। आम तबका तो रोटी खाने के हाथों भी मजबूर है, किराए, बिजली के बिल, हर चीज़ आसमानों पे है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब। वालेकुम अस्सलाम नादिया साहिबा। डॉक्टर साहब, मामला यही है जो आपने सुन लिया होगा, जो मैं कह रही हूँ, जो आवाम यहाँ पर कह रही है कि कोई कहता है कि हमें तो एक धेले का रिलीफ नहीं है, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, चीज़ों की कीमतें एक दफ़ा ऊपर चली जाती हैं तो वापस नहीं आती हैं। अब अगर ये तो हुकूमती दावों के बरक्स अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या ये कहने पे कोई हक मंजानिब है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई है और 14 महीने में कुछ चमत्कार हो गया है? सो दी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जो लोगों के साथ अथॉरिटीज को हमेशा करनी चाहिए इज द फॉलोइंग। पाकिस्तान में जो कीमतों का इस वक्त बढ़ने की शरह है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर, महंगाई नहीं कम हुई। महंगाई में जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो 2023 के मालियाती साल में 29% थी ऑन दी एवरेज। जो 2024 का मालियाती साल गुजरा वो 24% उसके ऊपर कीमतें बढ़ी, और अब महंगाई में यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल कीमतें 8 से 10% बढ़ेंगी। दिस इज द होल ट्रूथ ऑफ। सो जब आप मार्केट जाएंगे ये नहीं होगा कि 100 रुपए की चीज जो पहले 129 की हुई, फिर 129 के ऊपर जब 24% बढ़ी तो 150-55 पे चली गई, पर अब वो 20% नहीं बढ़ेगी बल्कि 10% बढ़ेगी। तो अगर नादिया साहिबा डॉन आपकी तनख्वाह को 15% बढ़ा देता है तो फिर आपकी कुव्वत खरीद इस साल के मुताबिक बढ़ जाएगी। दिस इज द होल ट्रूथ। बट अगर ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका आसान मतलब यह है कि फंड की एंगेजमेंट होती है IMF की, रुपया स्टेबल हो जाता है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट मेजर्स लेती है, फंड की वजह से बाकी लोग पैसे देते हैं, रिजर्व्स का पिकअप हो जाता है, इकोनॉमी को स्लो करके जो बैरूनी खसारा है, इंपोर्ट को तोड़ दिया जाता है, वो भी संभल जाता है। तो एक इसका नाम है कि एक मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई है। ये है एक्सप्लेनेशन जो पाकिस्तान की इस वक्त ठीक है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसाइल हैं, एक PIA बेचने गए थे, आपके सामने खड़े हैं जो रिजल्ट आया, एनर्जी पे काम हो रहा है पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। नौकरियां अगर नई क्रिएट करनी है तो याद रखिए कि 25 से 30 लाख यूथ पाकिस्तान का एंटर करता है नई जॉब मार्केट में। उसको नौकरियां क्रिएट करने के लिए एक होल ग्रोथ का फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। ये सब काम अभी होने बाकी हैं, पर नादिया साहिबा IMF की एंगेजमेंट की वजह से एक स्टेबिलिटी का अंसर दिखाई दे रहा है। डिफॉल्ट भी खत्म हो गया है, और अगले 3 साल के लिए मैं ये भी कहने में कंफर्टेबल हूं कि जो बैरूनी पेमेंट्स का दबाव है वो हमारे पे से कम हो जाएगा, इसलिए कि IMF ये काम कर देगा आपके लिए कि इंश्योर कर दे कि सारी पेमेंट्स इन प्लेस हों। ये एक बिल्कुल जिसे कहेंगे ऑनेस्ट जायजा है इस वक्त पाकिस्तान की ओपिनियन इकोनॉमी का। चलें, बिल्कुल ठीक है। ये जो पॉलिसी रेट रिवाइज होता है और 22% से ये 15% पे आ गया है, जो आपका इंटरेस्ट रेट भी होता है, इसका इम्पैक्ट किस तरह से होता है? मतलब इसमें आप आने वाले दिनों में कोई बिजनेस डेवलपमेंट फर्दर देख सकते हैं, कोई रियल इस्टेट में देख सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं कि इन्वेस्टर इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आएगा? एक तो बात है कि पॉलिसी रेट क्यों 15% है, पहले क्यों 22% था? इसलिए था कि आप ये चाहते हैं कि नादिया साहिबा सामान, गाड़ी, घर के लिए बोरो ना करें और इकोनॉमी को स्लो किया जाए, डैम्पन किया जाए ग्रोथ को, और इसलिए कोई नई इंडस्ट्री कम लगेगी, नए काश्तकार ट्यूबवेल
या नया ट्रैक्टर कम खरीदेगा, सो पूरी जो डिमांड है उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। जब इन्फ्लेशन बहुत आगे थी तो पॉलिसी रेट हायर होना चाहिए इन्फ्लेशन से। आज इन्फ्लेशन अगर 7-7.5% पे है जो लास्ट मंथ आई थी, और एवरेज अगर 10% आती है, तो पॉलिसी रेट में कम करने की, यानी कि ऊपर से 7% की गुंजाइश आपने कहा। इससे ये होगा कि नादिया साहिबा आपकी किस्त, लेट्स से कि यू गो एंड यू बोरो $1 million, ठीक। अब पहले आपको हर माह 22,000 रुपए, हर साल 2,20,000 देने थे, ठीक। अब आपको हर साल 1.5 लाख देने हैं, तो आप सोचेंगे कि अब मैं बोरो कर सकती हूँ और मैं अपने घर की मुरम्मत करा सकती हूँ। जब आप घर की मुरम्मत कराएंगी तो एक इंडस्ट्री, कोई सीमेंट खरीदेंगी तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलेगी। इसी तरह मैं सोचूंगा मैं कार लीज कर सकता हूँ, मेरी किस्त अगर मैं 50 लाख बोरो करता हूं तो पहले बहुत ज्यादा, ठीक है, ये तो सारा वो हो गया जो हम लीज कर सकते हैं या हम बोरो कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, जो बिल्कुल ठप हुई है, वो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कुछ उसमें बेहतरी आएगी और कुछ बूम दोबारा से आएगा? सो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जरूर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा पिकअप आएगा। रियल एस्टेट में आई थिंक पिकअप अब इसलिए नहीं आएगा कि वी आर गोइंग टू गो हेड एंड टैक्स दोज पीपल, बिकॉज अब हम वहां खड़े हुए हैं जहां नादिया आपकी इनकम या मेरी इनकम जो है वो तो टैक्स होती है 39% पे, पर जो लोग रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर इनकम और रिटेल का काम करते हैं वो टैक्स नेट से लार्जली बाहर हैं। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू गो आफ्टर देम। एक और चीज ये देखिए, जो पॉलिसी रेट जब कम होता है तो आपने जो डिपॉजिट बैंक में रखा होता है ना, आप उसको विड्रॉ करते हैं और आप कहते हैं कि अब मुझे कुछ बैंक से पैसे ही नहीं मिल रहे। आज आप बैंक में जाएं तो आपको कोई 12% से ज्यादा नहीं देगा। गो बैक ईयर तो आपको 22% मिल रहा था। तो आप मजबूर हो जाएंगी कि आप कहेंगी अब मैं जूती की फैक्ट्री लगाती हूँ, मैं कोई एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो माइक आपके सामने है इसका कोई पार्ट बनाती हूँ जो एक्सपोर्ट। सो दैट इज हाउ द इकोनॉमी ये साइकोलॉजिकली प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर खाकान हसन से हम गुफ्तगू कर रहे थे, और जो ये इंप्रेशन होता है कि जी महंगाई में कमी वाक़ई, बेसिकली महंगाई में कमी वाक़ई नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी वाक़ई हुई है। यानी जब महंगाई बढ़ती थी तो जो पहले 22% या 30% बढ़ती थी वो अब 10% के करीब या 8% के करीब बढ़ेगी। तो बहरहाल अभी टाइम लगेगा। अगर बेहतरी की सिमत पे गए भी हैं तो इसका जो वो कहते हैं ना अवाम तक इसका पहुँचने में जो फल है उसमें अभी थोड़ा सा वक्त दरकार है। तो थोड़ा तसल्ली रखें अवाम और अच्छे की से दुआएं करें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री में कहाँ खड़ा है? हम आगे बढ़ने के बजाय हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। इंटरनेट की स्पीड स्लो है, एक्स पर एक्सेस नहीं है, फ्यूचर में मुख्तलिफ वेबसाइट बंद करने की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करने की बातें हो रही हैं, VPN को गैर शरई करार देके बंद करने की सिफारिशें हो रही हैं, पाबंदी लगाने की सिफारिशें हो रही हैं। ऐसे में IT इंडस्ट्री पे तरक्की क्यों कर मुमकिन है और दुनिया से कितने पीछे हम रह जाएंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। IT एक्सपर्ट कमल चीमा हमारे साथ होंगी, उनसे जानेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान इस वक्त IT के शोबे में कहाँ खड़ा है। दुनिया भर में IT का एक इनकलाब आ चुका है। हम 5G की बातें तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सूरत हाल ये है कि हर आए दिन हम इंटरनेट स्पीड स्लो डाउन किए चले जा रहे हैं। जब ये तमाम इशूज़ आए, और समटाइम तो ये होता है जब आप व्हाट्सएप पे भी वॉइस नोट भेज रहे हैं, कोई पिक्चर्स है, वीडियोज़ है, क्लिप्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो X का सूरत हाल है वो हमारे और आपके सामने है। इंटरनेट स्पीड की जब स्लो होने की जो हमारी स्टेट मिनिस्टर है शहज़ाद फातिमा साहिबा ITC, और उन्होंने कहा कि ये यूज़र्स चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए स्पीड स्लो है। फिर हमें एक नवीद सुनाई कि अक्टूबर के एंड तक मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वो बेहतरी ये आई कि जो X तक आपकी एक्सेस नहीं थी, जिसको वाया VPN यूज़ किया जा रहा था, वो भी अब गैर शरई करार दे दिया गया है। यानी इस पर तो अब और भी पता नहीं फतवे चल जाएंगे। तो पाकिस्तान IT इंडस्ट्री में फिर आपके टारगेट्स ये हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, कैसे अचीव करेंगे, क्या टारगेट्स हैं, सूरत हाल क्या है, IT इंडस्ट्री में दुनिया से हम कितना पीछे हैं, और ख़ास तौर पे अगर पड़ोसी मुल्क भारत से भी अपना एक मुआवजा करें तो हम कहाँ खड़े हैं। हमें ज्वाइन किया IT एक्सपर्ट CEO है माई इम्पैक्ट मीटर का साहिबा ने, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमल चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम अस्सलाम।
कमल चीमा साहबा, मुझे ये बताएं कि ये जो बात होती है ना कि जी इंटरनेट की स्पीड स्लो है, जो आज एक सबसे बड़ा, और ख़ासतौर पे जो हमारी नई जनरेशन है, जो यूथ है, जिनका काम ही सारा इंटरनेट पे है, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ भी हो, नॉट ओनली फॉर स्टडी, कितना मुतासिर कर रहा है ये आईटी के शोबे को, या इसमें जो इससे इंटरलिंक हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको? देखिए, पाकिस्तान पहले ही एक बहुत अरसे से वो जो एक पाकिस्तान के ऊपर एक थोड़ा सा डाउट सा था। लोग कहते थे कि जी सिक्योरिटी स्टेट है, वहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे काम ना दिया जाए। हमारा ब्रांड थोड़ा सा बहुत क्रेडिबल ब्रांड नहीं समझा जाता था। तो बहुत मेहनत के बाद पाकिस्तान एक अब ये सूरत हाल बदलना शुरू हुई थी, पाकिस्तान में काम आना शुरू हुआ था। एक वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान वाज साइटेड और पाकिस्तान वाज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर आईटी आउटसोर्सिंग। उसकी कुछ वजह थी, इसलिए क्योंकि एक तो हमारी जो डेमोग्राफिक है वो बहुत फेवरेबल है, हमारे वी आर द 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन। फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे इकदाम उठाए थे कि जहाँ पे यहाँ पे बच्चों को आईटी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा दी गई थी। फिर हम अंग्रेज़ी भी, हमारे जो यूथ है वो अंग्रेज़ी भी कुछ मैनेज कर लेते हैं, बोल लेते हैं। तो इस वजह से जो है, और अभी तक हम लो कॉस्ट भी थे, हमारी कॉस्ट इतनी हाई नहीं हुई थी जितनी इंडिया की हो गई है, चाइना की हो गई है और मुल्कों की हो गई है। तो पाकिस्तान वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इस तरह की चीज़ खुद ही हमने हमारी हुकूमतों ने खुद ही ये मेहनत की कि हमारा एक ब्रांड रिकग्नाइज हुआ, हम एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर आए, हमारा एक आईटी एक्सपोर्ट इनकम जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। और अब हम खुद ही इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि हम खुद ही ये दुनिया को बता रहे हैं कि जी हम क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि हम मतलब ये जो अभी मतलब मुझे नहीं पता कि ये सच खबर है या कैसी खबर है, मैंने ये न्यूज़ से ही देखा है कि गैर शरई करार दे दिया गया है वीपीएन्स को। तो वीपीएन्स को गैर शरई करार, ये इंतहाई मतलब मुझे इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने किया है। मुझे तो ये खबर सुन के बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ये कैसे मतलब फिर तो छुरियों को गैर शरई करार दे दें, क्योंकि उनसे लोगों के कत्ल होते हैं। देखिए, वीपीएन जो है तो एक बेसिक, आपको पता है कि रिमोट वर्कर क्यों रिमोट वर्कर होता है? अच्छा, एक सेकंड कमल साहबा, एक सेकंड। जब मैं बाद में वीपीएन पे बात करने चाह रही थी, मगर आपने गुफ्तगू का इस पे छेड़ दिया टॉपिक, तो मैं जरा ये बताएं कि जो वीपीएन को गैर शरई करार देने की वजूहात बताई ना, एक तो इन्होंने कहा कि टेररिज्म ये वो भी उससे हो रहा है, प्लस उन्होंने कहा कि जो तौहीन रसालत वगैरह के मुर्तकिब हो रहे वो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हो रहे हैं, जो हमें समझ में नहीं आई। नाउज़ुबिल्लाह, जाहिर सी बात है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो एक बड़ा सेंसिटिव, बड़ा टची सब्जेक्ट है ना, ज़ीरो टॉलरेंस वाला। अब वो कैसे हो रहा है, नो आइडिया। फिर उन्होंने एक और रीज़न बताया कि जी पाकिस्तान चूँकि पॉर्न वीडियोज़, पॉर्न साइट देखने में नंबर 1 नंबर 2 है, उसको एक्सेस वीपीएन से होती है, तो ये तो भाई बहुत ही ज़ाहिर गलत काम है, तो इस पे भी हम वीपीएन को गैर शरई करार दे दें। ये तो उन्होंने वजूहात बता दी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वीपीएन कंस्ट्रक्टिव वे में कहाँ यूज़ होता है, और इस पे पाबंदी या गैर शरई करार देने के बाद कौन से एरियाज मुतासर होंगे? आपको पता है नादिया के वीपीएन की वजह से, आपको पता है कि लोग घर से क्यों काम कर सकते हैं? रिमोट वर्कर क्या होता है? रिमोट वर्कर, आप अपनी वैसे तो आपको पहले तो नौकरी पे जाना होता था ना, फिर ही आप जाके नौकरी के वहां से चीजें एक्सेस कर सकते हैं, उनके डेटा सेंटर से चीजें ले सकते हैं। मगर अब आप इंटरनेट के ऊपर, अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर बैठे अपनी नौकरी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वीपीएन है। वीपीएन मेक श्योर करता है कि आप जो है वो एक प्राइवेटली अपने जो कंपनी की रिसोर्सेज हैं, कंपनी का डेटा है, उसको इंटरनेट के ऊपर प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट के ऊपर वीपीएन उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, सिक्योर कर देता है, प्राइवेट कर देता है। सही। तो कैसे आप कह सकते हैं कि वीपीएन गैर शरई है भाई? क्योंकि फिर तो कोई दुनिया में कोई रिमोट वर्कर कोई घर से काम नहीं कर सकता, कोई फ्रीलांसर को किसी तरह का कोई कंपनी कोई जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि वो वीपीएन ही के थ्रू तो काम करता है। देखिए, मैं क्यों, चले ये तो एक सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में हम लोग इसलिए हायर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अपनी चाबी उनके पास है, क्योंकि वो एक वीपीएन के थ्रू उस वर्कर को रिमोटली एक्सेस देते हैं अपने नेटवर्क की, क्योंकि अच्छा, चले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ।
बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये जो रजिस्टर्ड वीपीएन की बात हो रही है, तो डज इट वर्क इन द सेम वे? देखिए, रजिस्टर्ड वीपीएन में वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जी अपना जो आप जिन कंपनीज का वीपीएन यूज करते हैं उनसे एक स्टैटिक आईपी पहले तो खरीदें और फिर उसको रजिस्टर कराएं। ठीक है, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो हमारे मुल्क में 200-300 कॉर्पोरेट्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो तो खरीद लेंगी, मगर जो छोटे फ्रीलांसर्स हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि वो हर कोई जाके अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस पहले खरीदे, फिर उसको रजिस्टर कराए। आप और फिर सिर्फ नवंबर 30 तक का टाइम दिया है। इतने सारे मुल्क में हजारों लाखों फ्रीलांसर्स हैं, वो क्या करेंगे? सारे नवंबर 30 तक पहले स्टैटिक आईपी लेके फिर उसको रजिस्टर कराएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बेसिक चीजें क्यों नहीं समझ रही है हमारी हुकूमत, बेसिक चीजें क्यों नहीं। मुझे अच्छा ठीक है, अब मुझे बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान दुनिया आईटी के शोबे में कहाँ चली गई है और हम कहाँ खड़े हुए? अगर हम इवन इंडिया से भी कंपैरिजन करते हैं या अदर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उन्हीं से कर लेते हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, आगे से आगे बढ़ रही है, और हम जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी, जब किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में ये पता चलेगा जी पाकिस्तान में वीपीएन को गैर शरई करार दे दिया गया, तो हमारी क्या वो हमारे बारे में सोचेंगे? आप सोचेंगे क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी हमारी? उसके बाद जो है वो हमें वो क्यों पाकिस्तान में पहले ही वो डर रहे थे पाकिस्तान में लोगों को काम देने से, अब वो कहेंगे जी पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, इंटरनेट कभी भी बंद हो जाता है, इंटरनेट की थ्रॉटलिंग होती है, चीजें ब्लॉक कर दी जाती हैं, वीपीएन इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, ये वीपीएन की रजिस्ट्रेशन इज क्रिएटिंग अननेसेसरी फ्रिक्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। क्यों पाकिस्तान में इतनी तगोदो करके पाकिस्तान में किसी को नौकरी दें? क्यों ना हम इंडिया में दे दें, क्यों ना हम ईस्टर्न यूरोप में दे दें, क्यों ना हम वियतनाम में दे दें? फिर वो जो हमारे टारगेट्स हैं कि हमने आईटी में ये करना है, इस माइलस्टोन अचीव करना है, ये करना है, वो क्या है? फिर कैसे होगा अगर इंटरनेट वीपीएन को साइड पे भी रख दें जो इंटरनेट स्पीड है इस वक्त? देखिए, जिन्होंने ये इक़दामात किए हैं, जिन्होंने वीपीएन को कहा है कि जी वीपीएन गैर शरई है और रजिस्टर कराएं, इतने थोड़े से दिनों के अंदर अपने वीपीएन रजिस्टर कराएं, स्टैटिक आईपी एड्रेसेस लें, ये सब कुछ करेंगे, तो उनको बिठा के पूछना चाहिए कि वो क्या सोच रहे थे जब वो उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ कर देंगे। और नहीं, वीपीएन से हटके मैं बात कर रही हूँ, वीपीएन से हटके मैं बात कर रही हूँ कमल, कि जो इंटरनेट स्पीड को इतना स्लो डाउन कर दिया। नादिया, मैं ये बिलीव करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत ये चाहती है कि उनको पता है कि आईटी एक्सपोर्ट इनकम पाकिस्तान के लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, इकोनॉमी का कॉर्नरस्टोन है, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। अब हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स किए हैं, इतने ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है, नेफ्टेक आया, बहुत सारे और इदारे आए, एनआईसीज लेकर आए, इग्नाइट्स लेकर आए, जिन्होंने जो है वो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान में शुरू किया, जिन्होंने पाकिस्तान में इतने बच्चों की ट्रेनिंग की, फिर खुद ही ऐसे क्यों काम कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब अगर वो ये समझते हैं वाकई पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट इनकम एक बड़ी चीज है और इसको फरोग देने की जरूरत है, तो फिर इस तरह का इमेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की क्रेडिबिलिटी के क्यों इश्यूज लेकर आ रहे हैं कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है? जो भी और इश्यूज है, पॉलिटिकल है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच कमल, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रही है? कह रही हूँ, देखें, इकोनॉमी इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए अगर इसको हैंडल कर लेंगे और इकोनॉमी को ठीक कर देंगे, आई कैन गारंटी कि पॉलिटिकल इश्यूज खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे, लोग जो है वो खुद ही। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहिबा आपके टाइम का, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। और बात यही है कि आईटी एक्सपोर्ट इनकम जो है वो हमारे मुल्क में जनरेट हो रही है। हमारी यूथ जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो अभी जिस तरह से बताया कि जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, वो उनको वीपीएन के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं, वहाँ पे रिमोट जॉब्स हो रही हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे अमेरिका की किसी फर्म के लिए या यूरोप में किसी के लिए या किसी और उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकेंगे अगर वो वीपीएन जो है वो गैर शरई करार देके उसको बैन कर दिया जाता है। ऑलरेडी हम आईटी में सफ़र कर रहे हैं, जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट इनकम है उसको सफ़र कर रहे हैं, फिर हम दूसरी तरफ दावे कर रहे हैं कि हम आईटी में हमारे ये प्लान से हमने ये करना है, और फिर हमारी इकॉनमी संभल जाएगी। प्रोग्राम से दी से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।